दोस्तों, फेमस फ्रेंच कमांडर नेपोलियन ने कहा था कि हिस्ट्री इज़ द वर्जन ऑफ पास्ट इवेंट दैट पीपल हैव डिसाइडेड टू एग्री अपॉन। अर्थात हिस्ट्री वो नहीं है जो इतिहासकार के कलम से लिखी जाती है, या इतिहास वो भी नहीं है जो तथ्यों पर आधारित होती है। ये चीज़ हिस्ट्री हमेशा सच नहीं होता, बल्कि इतिहास वो है जो जन भावनाओं से संबंधित होती है, पीपल के कंससनेस यानी कि जनता की भावनाओं से संबंधित होती है। वो चीज़ इतिहास है। उसी तरीके से फेमस ब्रिटिश विद्वान विंस्टन चर्चिल ने भी इतिहास को परिभाषित करते हुए कहा कि हिस्ट्री विल बी काइंड टू बी मैटर फॉर आई इंटेंड टू राइट इट। अर्थात जब इतिहासकार हिस्ट्री की रचना करता है तो वो निश्चित रूप से अपनी भावनाओं को उसमें शामिल कर लेता है, या अपने अनुसार उसमें उसे अपने फेवर में रूपांतरित कर लेता है। दोस्तों, इतिहास की ये दो अतिवादी, आप खुद सोचिए दोस्तों कि क्या इतिहास की दोनों परिभाषाएं सही हैं? निश्चित रूप से दोस्तों ये दोनों परिभाषाएं सही नहीं हैं। इतिहास की इन दो अतिवादी परिभाषाओं के बीच इतिहास की सही परिभाषा ये है कि इतिहास तथ्यों का संकलन नहीं है दोस्तों, बल्कि इतिहास तथ्यों का, सबूतों का, साक्ष्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण है। दोस्तों, जब हम इतिहास के तथ्यों का, इतिहास से संबंधित तथ्यों का जब हम वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं और जब उन्हें हम एक वैज्ञानिक ढंग से पढ़ने का एक अध्ययन या एक अध्ययन का उपागम या अप्रोच डेवलप करते हैं, तो यही चीज़ इतिहास कहलाती है। यानी कि दोस्तों, इतिहास हमेशा तथ्यों के, पुराने तथ्यों के सही विश्लेषण और नए तथ्यों की खोज और उनके विश्लेषण पर ही आधारित होती है, और वही सच्चा इतिहास है। दोस्तों, ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं कि वर्तमान समय में जो रूलिंग गवर्नमेंट ने जो एनसीईआरटी की किताबों में, यानी कि एनसीईआरटी की जो सामाजिक विज्ञान की किताबों में, क्लास 6, 7 और 8 की पुस्तकों में इतिहास के सिलेबस में जो हेरफेर किया है, तो ये काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। दोस्तों, समाज के एक धड़े ने अगर इस बदलावों की तारीफ़ की है, अगर उनका समर्थन किया है, तो एक समाज के एक बहुत बड़े वर्ग ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। हम लोग आज इस क्लास में इस बात को संतुलित विचारधारा को समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि संतुलित ढंग से दोस्तों इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि ये बदलाव कहाँ तक सही, कहाँ तक गलत है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये टॉपिक भी इसी से संबंधित है, यानी कि एनसीईआरटी इतिहास में जो बदलाव किए गए हैं, ये बदलाव दोस्तों कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक गलत हैं। ओके, इस बात पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। स्वागत है दोस्तों सभी बच्चों का हमारी इस इजी मेंटोर्स प्लेटफॉर्म पे। आप सभी बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ वो सभी भारत के जागरूक नागरिक या दुनिया में बैठे हुए सभी क्षेत्रों के वो नागरिक जो इतिहास में रुचि रखते हैं या इतिहास के पन्नों में अपने ज्ञान की पिपासा को शांत करते हैं, उन लोगों के लिए क्लास समर्पित है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वो सभी बच्चे जो कि एक अपने कर्तव्य पथ में लगे हुए हैं, जो अपने एक साधना में लगे हुए हैं दोस्तों, वो अपने कर्तव्य पथ पे तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। तो जैसा दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि इतिहास एनसीईआरटी में बदलाव कहाँ तक सही, कहाँ तक गलत। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसका टेबल ऑफ कंटेंट देखेंगे कि इसमें किन किन चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि परिचय, यानी कि ये चीज़ें चर्चा में क्यों हैं। फिर एनसीईआरटी के आधिकारिक तर्क और औचित्य, यानी कि इतिहास एनसीईआरटी के द्वारा, यानी कि भारत की जो एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है, एनसीईआरटी के द्वारा जो ये बदलाव किए गए हैं, ये बदलाव के पीछे उनका तर्क और औचित्य क्या है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कि इसमें किस किस प्रकार के बदलाव किए गए, यानी कि एनसीईआरटी के द्वारा ये जो बदलाव किए गए सामाजिक विज्ञान की किताबों में, उसमें किस किस प्रकार के बदलाव किए गए हैं। आगे इन दोस्तों लोग समझेंगे कि मध्यकालीन इतिहास के बदलावों के समर्थन में इन्होंने क्या तर्क दिया है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान की इन पुस्तकों में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो कक्षा 8 की एनसीईआरटी में, जिसमें कि लगभग संपूर्ण मध्यकालीन भारत को बदलने की कोशिश की गई है। इसमें से एक बहुत बड़ा पार्ट हटा दिया गया है मध्यकालीन भारत का, और कुछ हिस्सा जो रखा गया है दोस्तों, उसमें भी काफ़ी चीज़ें रूपांतरित कर दी गई हैं। तो ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण है। फिर बदलावों के विरोध में क्या तर्क है, यानी कि जो ये बदलाव किए गए एनसीईआरटी के द्वारा, उस संदर्भ में लोगों ने क्या विरोध किया है और विरोध के क्या तर्क है। और फिर दोस्तों बात करेंगे बदलावों के समर्थन में क्या तर्क है, फिर विरोध में क्या तर्क है,
और अंततः दोस्तों इन दोनों प्रकार के बहस के बीच में हम देखेंगे कि सही रास्ता, बीच का रास्ता क्या है, इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है कि हम लोग इसमें किस तरफ अपना झुकाव रखें दोस्तों। क्या ये बदलाव की तरफ हमारा झुकाव हो या बदलाव के विरोध में हमारा झुकाव हो, इन मुद्दों पे निष्कर्ष के रूप में बात करेंगे। ओके, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, परिचय या फिर चर्चा में क्यों है, पहले इस बात को समझते हैं। चर्चा में क्यों है इस बात को समझते हैं। तो जैसा दोस्तों देख पा रहे हैं कि वर्तमान समय की जो रूलिंग गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट के मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं। रूलिंग गवर्नमेंट के निर्देश पर भारत की शैक्षणिक संस्था एनसीईआरटी ने दोस्तों एनसीईआरटी की पुस्तकों में क्लास 6 से लेकर के 8 तक की पुस्तकों में व्यापक बदलाव किया है। बहुत सारे लोगों को पता है कि ये बदलाव 2025 में किया गया, ऐसा लोगों को समझते हैं कि ये बदलाव अभी किया गया है, 2025 में किया गया है। लेकिन दोस्तों आप लोगों के नॉलेज के लिए बता दूं कि ये बदलाव 2022 से ही थोड़े थोड़े रूप में लगातार किया जा रहा है। ये अलग बात है दोस्तों कि 2022 में पहले थोड़े से कुछ चीज़ें बदलाव की गई, लेकिन अब जैसे जैसे चीज़ें बदलती गई 2025 तक आते आते अब इसमें पूरी तरीके से बदलाव करके अब नई पुस्तकों को बाज़ार में उतार दिया गया है। यानी कि क्लास 8 की पुस्तक जो है वो नई पुस्तक बाज़ार में इस बार के लिए उतर गई है, जिससे बच्चों को पढ़ने के लिए दे दिया गया है दोस्तों। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि दोस्तों इस सरकार में 2022 से लेकर के 2025 के बीच में ग्रेजुअली कई सारे परिवर्तन एनसीईआरटी की पुस्तकों में किए गए हैं, लेकिन फाइनली 2025 में इसमें अभी व्यापक बदलाव हुआ है। ओके, और इन बदलावों में भी जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो मध्यकालीन भारत के इतिहास में बदलाव किया गया है। ओके, यानी कि करीब करीब सभी एनसीईआरटीज़ में बदलाव, थोड़ा बहुत एंशिएंट इंडिया में बदलाव, थोड़ा बहुत मिडिवल में दोस्तों, थोड़ा बहुत मॉडर्न इंडिया में बदलाव किए गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा और व्यापक बदलाव है वो किस में किया गया, वो मिडिवल हिस्ट्री में बदलाव किया गया है। ओके, चलिए आगे समझते हैं। अब दोस्तों हम लोग ये समझेंगे कि एनसीईआरटी के द्वारा ये जो बदलाव किए गए, इस बदलाव के पीछे एनसीईआरटी के क्या तर्क हैं, यानी कि किन तर्कों और किस औचित्य के आधार पर एनसीईआरटी ने इन पुस्तकों में बदलाव किया है, समझते हैं। एनसीईआरटी के आधिकारिक तर्क और उनके औचित्य क्या हैं, एक एक करके समझते हैं। दोस्तों एनसीईआरटी ने इतिहास की पुस्तकों में जो बदलाव किए हैं, क्लास 6 से लेकर के 8 तक की पुस्तकों में जो बदलाव किए, उन बदलावों में उनके दो महत्वपूर्ण तर्क हैं दोस्तों, है ना। उन बदलावों को दो कैटेगरी में रख सकते हैं। दोस्तों जो पहला तर्क है वो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे आधारित है। ओके, जहाँ पे दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कोविड के बाद भारत में लागू की गई, 2020 के बाद 2020 में लागू की गई। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो लागू की गई, उसमें एक बात पर विशेषकर जोर दिया गया कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जो गुणवत्ता परक हो, जो रटने के स्थान पर समझने की सोच पर आधारित हो, यानी कि समझने की प्रवृत्ति पर आधारित हो। बच्चों के स्कूल के बैग के बोझ को कम करके उनको अंडरस्टैंडिंग और उनको प्रैक्टिकल और उनको ऑब्जर्वेशन वाली पढ़ाई पर ज़्यादा जोर दिया जाए, है ना। यानी कि प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा जोर दिया जाए। ये दोस्तों फोकस है 2020 के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। साथ ही साथ दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये बात भी कही गई कि किताबों में, एनसीईआरटी की पुस्तकों में जहाँ जहाँ ओवरलैपिंग है, यानी कि जहाँ जहाँ रिपीटेशन है, उस ओवरलैपिंग को समाप्त कर दिया जाए। ओके, और जैसा मैंने बताया कि अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा जोर देने की बात कही गई है। इसके अलावा दोस्तों अपडेट करने की लगातार बात कही गई है कि पुस्तकों को नए तरीके से अपडेट किया जाए। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जिन चीज़ों को बच्चे खुद से किताबों से पढ़ करके समझ सकते हैं उन्हें, या जिन टॉपिक्स को बच्चों को टीचर्स की आवश्यकता नहीं है, बच्चे खुद से पढ़ करके समझ सकते हैं, उन चीज़ों को भी किताब से निकाल दिया जाए, उनको पाठ्यक्रम से बाहर रख करके किसी और रूप में उनको पढ़ाया जाए, उनको पाठ्यक्रम का हिस्सा ना रखने दिया जाए। इस तरीके से दोस्तों कई सारे तर्क हैं एनसीईआरटी के, जिसमें ये कहा गया है कि उन्हें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये सब चीज़ें दोहराई गई हैं। और यही सारे तर्क दोस्तों इतिहास में बदलाव के संदर्भ में भी एनसीईआरटी के द्वारा किया गया। एनसीईआरटी का कहना है कि
मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत के सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में, यानी क्लासिक 7th 8th की पुस्तकों में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि इररिलेवेंट हैं, अप्रासंगिक हैं, उनको अब ख़त्म कर देने की ज़रूरत है। या फिर दोस्तों अतिव्याप्ति है, यानी कि कहीं कहीं रिपीटेशन है, ओवरलैपिंग है। इस ओवरलैपिंग जैसे हिस्ट्री दोस्तों क्लासिक 7th 8th में भी पढ़ाई जाती है और फिर इसे 11th 12th के NCERT में भी पढ़ाई जाती है। तो इनमें से एक जगह रखने की ज़रूरत है, दोनों जगह रखने की आवश्यकता नहीं है कि बच्चों को जो है वो ज़्यादा चीज़ें उनके ऊपर बोझ कम हो जाए। इसके अलावा दोस्तों नियमित रूप से अपडेट करने की आवश्यकता है और बच्चों के अंदर समझने की यानी अंडरस्टैंडिंग का भाव विकसित करने की प्रवृत्ति पर जोर देने की बात कही गई है। इन्हीं सभी तर्कों के आधार पर NCERT में ये सारे बदलाव किए गए। दोस्तों दूसरा जो तर्क है कि बच्चों को अपने भारतीय संस्कृति, गौरव और प्राचीनतम विरासत और संस्कृति की भी समझ होनी चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों इतिहास में ऐसे लोगों को जिनके साथ इतिहास में न्याय नहीं किया गया, या भारत का इतिहास लिखने के समय ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरोज़ को जिन्हें छोड़ दिया गया है, उन्हें अब शामिल करने की आवश्यकता है। ओके, इस प्रकार का तर्क दिया गया है। और इसके साथ ही साथ यानी कि ये कहा गया है कि ऐसे लोगों को छोड़ देने की, जिन लोगों को इतिहास में छोड़ दिया गया है, जो अनसंग हीरोज़ हैं, उन्हें शामिल करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ बच्चों को भारत के सांस्कृतिक गौरव, भारत का अतीत और साथ ही साथ दोस्तों उसके जो भारत का एक गौरवशाली परंपरा है, उस परंपरा का अध्ययन कराना ज़रूरी है, जिससे कि बच्चों को अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति, सम्मान और उनके अंदर एक जज्बा पैदा हो दोस्तों। ओके, इन सोच के साथ इस सारी चीज़ों को NCERT में शामिल किया गया है या NCERT में बदलाव किए गए हैं। अब ऐसे में दोस्तों ये सवाल उठता है कि क्या इतिहास को बदला जा सकता है, या क्या इतिहास का पुनर्लेखन ज़रूरी है, या क्या इतिहास का पुनर्लेखन हो सकता है। निश्चित रूप से दोस्तों इतिहास को बदला भी जा सकता है और इतिहास का पुनर्लेखन भी किया जा सकता है, ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों। किसी भी समाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने इतिहास का पुनर्लेखन करे, यानी कि इतिहास में जिन नायकों के साथ न्याय नहीं किया गया, जो अनसंग हीरोज़ के रूप में जिन नायकों को छोड़ दिया गया है, उन्हें इतिहास की किस पुस्तकों में शामिल किया जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि इतिहास में बदलाव तब होता है जब तथ्यों को समझने का कोई नया टूल डेवलप हो जाए, कोई नई वैज्ञानिक पद्धति विकसित हो जाए और तथ्यों को नए सिरे से पुनर्परिभाषित किया जाए। जैसे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ी गई, तो हो सकता है कोई एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ ले, तो निश्चित रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास बदल जाएगा। ओके, यानी कि तथ्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर इतिहास को बदला जा सकता है, या फिर ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो इररिलेवेंट हैं, उसे भी इतिहास की पुस्तकों से हटाया जा सकता है, या फिर इतिहास का पुनर्लेखन किया जा सकता है दोस्तों। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों कि इन सब के बातों में जो NCERT के द्वारा बदलाव किए गए, यानी कि जो क्लासिक 7th 8th की पुस्तकों में बदलाव किया गया, उसमें एक विशेष इतिहास को टारगेट किया गया। यानी कि भारत में बाकी जो 200 बदलाव किए गए क्लास 6 और यानी कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन आधुनिक भारत में जो बदलाव किए गए वो तो बड़े ही सीमित बदलाव हैं। लेकिन दोस्तों जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसमें बहुत ही विस्तृत और व्यापक बदलाव किया गया। इन बदलाव को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। आइए के करके देखते हैं। देखते हैं दोस्तों किस प्रकार के बदलाव किए गए। प्रमुख बदलाव कक्षा के अनुसार समझेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं कि क्लास 6 में जो हमारे अतीत की जो पहली पुस्तक है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों से प्रारंभिक शासकों और वर्ण व्यवस्था के विवरण हटाए गए। यानी कि दोस्तों जो भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था की जानकारी इनकी पुस्तकों में दी गई थी, उन चीज़ों को यहाँ से हटा दिया गया है। यानी कि वर्ण व्यवस्था को मान लिया गया है कि वर्ण व्यवस्था का अस्तित्व प्राचीन भारत में नहीं था। इसके अलावा दोस्तों क्लास 7th में हमारे अतीत, दिल्ली सल्तनत, मुगल संदर्भ हटाए गए। नए प्राचीन राजवंशों और पवित्र भूगोल पर चीज़ें बढ़ाई गई दोस्तों। यानी कि दिल्ली सल्तनत का इतिहास लगभग हटा दिया गया, मुगल संदर्भ भी दोस्तों हटाए गए, और इसके साथ ही साथ जो प्राचीन काल के राजवंश थे उन राजवंशों के कुछ इतिहासों को ऐड किया गया
और पवित्र भूगोल पर, यानी कि जो भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं या जो भौगोलिक प्रमुख तीर्थ स्थल हैं दोस्तों, उन तीर्थ स्थलों की बातों को यहाँ पे जोड़ने की कोशिश की गई है। ओके, जो पौराणिक स्थल हैं दोस्तों उन्हें जोड़ने की कोशिश की गई है। इसके अलावा कक्षा 8 की पुस्तक में हमारे अतीत की जो किताब है उसमें मुग़ल क्रूरता के विवरण जोड़े गए, यानी कि कक्षा 8 की किताब में ये बताया गया कि मुग़ल शासक उदार नहीं, राष्ट्रीय शासक नहीं, बल्कि वो क्रूर थे, आक्रमणकारी थे, एक इन्वेडर की तरह भारत में आए, उन्होंने भारत को लूटा खसोटा बर्बाद किया, ये बात समझाने की कोशिश की गई है। ओके, बाबर अकबर, टीपू सुल्तान संदर्भ हटा दिए गए, यानी कि टीपू सुल्तान को भी हटा दिया गया दोस्तों। और इसके अलावा पवित्र भूगोल और महाकुंभ जोड़े गए दोस्तों। पवित्र भूगोल यानी कि जो भी पौराणिक धार्मिक स्थल हैं दोस्तों उन्हें जोड़ने की कोशिश की गई या उन्हें जोड़ा गया है, और साथ ही साथ महाकुंभ से संबंधित विवरण को जोड़े गए हैं। क्लास 11th की विश्व इतिहास की किताब से इस्लामिक भूमि अध्याय हटाया गया है और ये कह करके हटाया गया कि ये अप्रासंगिक है, मतलब इररिलेवेंट है। उसी तरीके से कक्षा भारत की इतिहास की किताब से मुग़ल दरबार अध्याय हटाया गया। ओके, और औचित्य ये दिया गया है कि इसको सुव्यवस्थित करना है। इस तरीके से ये चीज़ें दोस्तों एनसीईआरटी की पुस्तक से हटाई गई है। ये टेबल है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ओके, क्लास के दौरान दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस टेबल से समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी की पुस्तकों से क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं, यानी कि कौन सी क्लास है, टेक्स्ट बुक क्या है, की चेंजेस इन मिडिवल हिस्ट्री सेक्शन। ओके, जो चेंजेस किए गए हैं मिडिवल हिस्ट्री के सेक्शन में, जो चेंजेस किए गए हैं वो आपको यहाँ से देख सकते हैं। और क्या दोस्तों उसके पीछे रेशनैलिटी, मतलब क्या रेशनल दिया गया है, क्या तर्क दिया गया है, क्या औचित्य दिया गया है, इन औचित्यों को आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग ये समझेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में हम लोग इस बात को समझेंगे कि जो मध्यकालीन भारत के इतिहास से बदलाव किए गए हैं, यानी कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एनसीईआरटी ने इतिहास की, सामाजिक विज्ञान की इन पुस्तकों में जो बदलाव किए, उन बदलावों के पीछे दो तरीके के तर्क पहले भी दिए। लेकिन दोस्तों जब मध्यकालीन भारत के इतिहास में व्यापक बदलाव किया गया, ओके, क्लास 7th 8th की पुस्तकों में जब व्यापक बदलाव किया गया है और जब उसमें ज़्यादा विवाद होने लगा देश में, चारों तरफ ये बात होने लगी कि इस तरह से इतिहास को डिस्टॉर्टेड क्यों किया गया, तो उसके पीछे एनसीईआरटी के अपने कुछ तर्क हैं। इन तर्कों को आपको समझना है, यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में जो बदलाव किए गए, उन बदलाव के संदर्भ में इनके क्या तर्क हैं, इन तर्कों को समझना है। दोस्तों एनसीईआरटी का कहना है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के में बदलाव के संदर्भ में एनसीईआरटी का कहना है कि अभी तक जो मध्यकालीन भारत का इतिहास एनसीईआरटी में पढ़ाया जा रहा था वो पूरी तरीके से अतार्किक था, झूठा था। उसमें मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को ध्यान में रख करके इस प्रकार के इतिहास को लिखा गया था। वास्तव में ये सारा का सारा इतिहास एक विशेष प्रकार के इतिहासकारों, यानी कि वामपंथी इतिहासकारों का षड्यंत्र था, जिन्होंने कि झूठे धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ाने और मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया था। ओके, जबकि इतिहास इसके ठीक उल्टा है कि मुग़ल और सल्तनत काल के लोग, यानी कि मध्यकालीन भारत का जो रूलिंग क्लास था वो पूरी तरीके से क्रूर था, जिन्होंने बड़े स्तर पे हिंदू जनता का नरसंहार किया, उनका धर्मांतरण कराया, उनको बर्बाद किया। ओके, उनको लूटा खसोटा, ऐसा तर्क एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया है। यानी कि ये कहा गया है कि ये वामपंथी इतिहासकारों का एक षड्यंत्र था, जिन्होंने कि इतिहास में लीपापोती का कार्य किया है और ये ठीक नहीं था, ये गलत परंपरा चली आ रही थी और इसको सुधारने का प्रयास अब किया जा रहा है, ऐसा तर्क एनसीईआरटी के द्वारा दिया जा रहा है। ओके, इसके साथ ही साथ जैसा मैंने अभी आपको बताया कि संतुलन और प्रासंगिकता प्राचीन भारतीय उपलब्धियों पर जोर दिया जा रहा है। जैसा मैंने बताया कि दो प्रकार के तर्क दिए जा रहे हैं। तो एक तर्क ये है कि मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो पूरी तरीके से वामपंथी इतिहासकारों का षड्यंत्र तुष्टीकरण का परिणाम था। जिस प्रकार से मध्यकालीन भारत का इतिहास लिखा गया वो पूरी तरीके से गलत तथ्यों पे और गलत इंटरप्रिटेशन पे आधारित है, इसलिए ऐसी चीज़ों को हमें इतिहास में नहीं पढ़ाना है जो बच्चों को गलत दिशा देती हो या गलत ज्ञान देती हो। एक तर्क दोस्तों ये है, और दूसरा तर्क ये है कि इसके साथ ही साथ हमें बच्चों को इस बातों की शिक्षा देनी है कि कैसे दोस्तों वो, हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि पहली बात तो उनका ये कहना है कि
मध्यकालीन भारत का इतिहास क्रूरता से भरा हुआ है और इन शासकों के बारे में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो पूरी तरीके से गलत है। ओके, और ये वामपंथी इतिहासकारों का षड्यंत्र है जिसने कि मुस्लिम तुष्टीकरण और धार्मिक सहिष्णुता को झूठे लादने की कोशिश की, और इसलिए दोस्तों इन चीज़ों को अब आगे पढ़ाए जाने की ज़रूरत नहीं है और इतिहास की पुस्तकों से इसे निकाल देना चाहिए। एनसीईआरटी का दोस्तों दूसरा तर्क ये है कि इतिहास के ऐसे बहुत सारे पौराणिक योद्धा हैं, या पौराणिक योद्धा शब्द नहीं होगा, इतिहास के दोस्तों बहुत सारे ऐसे पुराने राजवंश हैं जिन राजवंशों को इतिहास की पुस्तकों में यथेष्ट स्थान नहीं दिया गया, यानी कि उनको प्लेस नहीं मिला दोस्तों। यानी कि जैसे कि दोस्तों मध्यकालीन भारत में विजयनगर साम्राज्य था, लेकिन विजयनगर साम्राज्य को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना सल्तनत काल को महत्व दिया गया है। उसी तरीके से मराठा राजवंश को, पृथ्वीराज चौहान को, और दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को, और इसके अलावा दोस्तों एक मिहिर भोज नाम के शासक को, हर्ष को, जो कि प्राचीन काल का एक प्रमुख शासक थे, मिहिर भोज जो कि उत्तर भारत के दोस्तों एक प्रमुख शासक थे जिन्होंने अरबों को पराजित किया था। इसके अलावा दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को, इसके अलावा दोस्तों बात की जाती है कि राणा प्रताप सिंह को, और इसके अलावा दोस्तों मराठों को, विजयनगर साम्राज्य को इतिहास में वो सम्मान या यथेष्ट स्थान नहीं मिला है जो सम्मान मिलना चाहिए था, बल्कि इसके बदले में उल्टा सल्तनत काल के लोगों को ज़्यादा सम्मान मिल गया, या सल्तनत काल के शासकों को ज़्यादा सम्मान मिल गया, या मुगलों को सम्मान मिल गया। तो अब समय की मांग है कि इस गलत इतिहास को हटा करके इन पुराने राजवंशों को इतिहास में उनको यथेष्ट सम्मान दिया जाए, यानी कि जो अनसंग हीरोज़ हैं उन्हें जगह दिया जाए। इसके साथ ही साथ जो भारत के पौराणिक इतिहास है, जो प्रमुख भारत के भौगोलिक सांस्कृतिक तीर्थ स्थल हैं, उन सब को भी बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे अपने इतिहास के प्रति गौरव और सम्मान की दृष्टि विकसित कर पाएँ और उनके अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना विकसित हो पाए। दोस्तों ये तर्क है एनसीईआरटी के द्वारा। जैसा दोस्तों देख सकते हैं कि द हिंदू में एक न्यूज़ भी है, वाई वी नीड टू फाइट द डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, यानी कि क्या ज़रूरत है कि हम वाई वी नीड टू फाइट द डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री इन एनसीईआरटी, यानी कि इतिहास में जो ये डिस्टॉर्शन हुआ है एनसीईआरटी के द्वारा टेक्स्ट बुक में जो डिस्टॉर्शन किया गया है उस पर तो जैसा दोस्तों हम लोग देख पा रहे हैं कि वाई वी नीड टू फाइट द डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, यानी कि ये द हिंदू का दोस्तों न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ कवर की गई है कि वाई वी नीड, यानी कि किस बात की ज़रूरत है फाइट इन द डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, यानी कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो चीज़ें बदली गई हैं इतिहास में उस पर लड़ाई करने की क्या आवश्यकता है, और इस पर एक पूरा आर्टिकल दोस्तों द हिंदू में दिया गया है। ओके, लेकिन अब हम लोग ये समझेंगे दोस्तों कि एनसीईआरटी की इन पुस्तकों में जो बदलाव किए गए हैं उन बदलावों के विरुद्ध में क्या तर्क है और लोगों ने इस पर क्या राय दी है। दोस्तों अगर पर्सनली मैं आपको बताऊं तो मेरा भी यही मानना है, या एक एज ए टीचर एज ए हिस्टोरियन मेरा भी ये मानना है कि एनसीईआरटी की इन पुस्तकों में जो बदलाव किए गए वो थोड़े अतिवादी हैं और उसका पुनर्लोकन करने की ज़रूरत है। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जो अगर हम संपूर्ण मध्यकालीन भारत के इतिहास को गायब कर देते हैं तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें छूट जाती हैं दोस्तों। ओके, बहुत अच्छी बातें छूट जाती हैं। आइए दोस्तों बदलाव के विरोध में बातें करते हैं। जैसे दोस्तों बदलाव के संदर्भ में एक बात कही गई है, एनसीईआरटी ने जो दोस्तों जो बदलाव किया है उसमें बहुत सारी फैक्चुअल मिस्टेक है दोस्तों। जैसे एक जो तथ्यात्मक मिस्टेक है, पहले ये समझते हैं जो तथ्यात्मक गलतियां हैं। जैसे दोस्तों पहली बात ये कही गई है कि मध्यकालीन भारत के शासकों के द्वारा इतिहास जो जजिया कर लगाया गया वो एक प्रकार से धर्मांतरण का साधन था, यानी कि ये कहा गया कि जजिया कर धर्मांतरण का साधन था। दोस्तों ये तथ्य पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि दोस्तों ये पूरे इस्लामिक साम्राज्य की ये कहानी है, या पूरे इस्लामिक साम्राज्य में दोस्तों ऐसा देखने को मिलता था कि जहाँ जहाँ पर भी इस्लामिक साम्राज्य का एक्सपेंशन होता था वहाँ पर शरीयत के अनुसार एक नियम बनाया गया था कि अगर
जो दोस्तों जनता, यानी कि जहाँ पे भी इस्लामिक शासन या शरीयत का शासन लागू होगा, वहाँ की जो लोकल जनता होगी वो उसके जान माल की रक्षा करने की जिम्मेदारी वहाँ के सुल्तान यानी कि वहाँ के शासक की होगी। ओके, अर्थात दोस्तों उनकी सुरक्षा का जिम्मा जो है लिया जाता था वहाँ के शासक के द्वारा। इसीलिए ऐसी प्रजा को जिम्मी प्रजा कहा जाता था। जिम्मी है ना, जिसका दोस्तों जिम्मा लिया जाए, जिम्मी प्रजा कहा जाता था, जिसकी कि जान माल का जिम्मा लिया जाए, वो जिम्मी प्रजा होती थी दोस्तों। ओके, और ये जजिया कर एक प्रकार की उनके जान माल की सुरक्षा का कर होता था दोस्तों। इसी से ही मिलता जुलता कर ज़कात कर भी होता था, जो कि मुसलमानों से लिया जाता था, और जजिया कर दोस्तों गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। उसमें भी दोस्तों जजिया कर जो दोस्तों कार्यशील जनसंख्या नहीं थी, यानी कि जैसे बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पागल है या ब्राह्मण हैं, इस तरीके से लोगों से जजिया नहीं लिया जाता था। जो समाज के विशेषाधिकार वर्ग के लोग थे उनसे भी जजिया नहीं लिया जाता था। तो ये कहना कि जजिया कर एक प्रकार से धर्मांतरण का टूल था, ये एक तरीके से गलत है, क्योंकि तत्कालीन किसी भी पुस्तक में ये बात नहीं लिखी हुई है कि जजिया कर धर्मांतरण के लिए उपयोग किया जाता था। दूसरी दोस्तों जो बात है वो ये कि अकबर ने दोस्तों जजिया जो है वो बहुत देर में लगाया। अकबर ने जजिया बहुत देर से उठाया है दोस्तों। ये बात भी गलत है ना। इसलिए गलत है क्योंकि ये कहना कि अकबर ने जजिया देर से उठाया था, ये इसलिए गलत है क्योंकि दोस्तों सभी रिनाउंड इतिहासकारों ने अपनी किताब में लिखा है कि अकबर ने 1562 में जजिया कर उठा लिया था दोस्तों। 14 वर्ष की उम्र में अकबर गद्दी पर बैठा था। 1556 से लेकर के 1556 में अकबर 14 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था, और 1562 तक आते आते अकबर ने जजिया हटा लिया था, यानी कि 6 वर्षों में, यानी कि महज 20 साल की उम्र में, 20 वर्ष की उम्र में अकबर ने जजिया कर उठा लिया था दोस्तों। ये अपने आप में एक अकबर का स्वागत योग्य कदम था, जो कि एक राष्ट्रीय शासक के रूप में उसे स्थापित करता है दोस्तों। बात यहाँ पे नहीं है कि जजिया कर हटाया या नहीं हटाया। देखिए, कहने की बात यह है कि जजिया कर अकबर और बाकी शासकों में क्या अंतर है दोस्तों। जजिया कर जो था वो निश्चित रूप से एक प्रकार का धार्मिक कर था, और ऐसा माना जाता था कि जहाँ पर भी इस्लामिक शासन है, यानी कि शरीयत के संविधान का शासन है, वहाँ पे जजिया कर लगाया जाना ज़रूरी है। अकबर दोस्तों इन सभी शासकों से इस मामले में महान है कि उसने इस बात की दूरदर्शिता उसके अंदर थी कि अगर उसे बहुसंख्यक जनता का शासक बन करके रहना है और सभी जनता के हिंदुस्तानियों का दिल अगर जीतना है तो उसे जजिया कर हटाना ही चाहिए। और यही सोच अकबर को बाकी शासकों से अलग करती है और उसे महानता की श्रेणी में ले जाती है। ओके, तो एक ये बात कहना कि अकबर ने जजिया कर देर से उठाया, ये गलत है दोस्तों। एक और बात, जो तीसरी बात कही जाती है कि पूरे मुगल काल के दौरान हिंदू मनसबदारों या हिंदू ऑफिसर्स की संख्या काफ़ी कम थी दोस्तों, ये बात कही जाती है। आइए इस बात को भी समझ लेते हैं दोस्तों। ये कहना भी गलत है कि पूरे मुगल काल के दौरान हिंदू मनसबदारों या हिंदू ऑफिसर्स की संख्या कम थी, क्योंकि दोस्तों अकबर के समय, अगर जो कि तथ्यात्मक विश्लेषण ये है कि अकबर के समय जिस समय वास्तव में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, उस समय करीब 16% अधिकारी दोस्तों जो ऑफिसर्स थे वो दोस्तों मनसबदार जो थे, जो ऑफिसर्स थे, लगभग 16% ऑफिसर्स जो है वो गैर इस्लामिक धर्म से आते थे, यानी कि अन्य दूसरे धर्मों से आते थे, इस्लामिक धर्म के अलावा दूसरे धर्मों से आते थे। और उसमें भी दोस्तों अगर बात किया जाए, अगर हाई रैंकिंग ऑफिसर्स की बात करें, हाई रैंक ऑफिसर्स की बात करें तो उसमें लगभग 40 से दोस्तों 50% ऑफिसर जो है वो दोस्तों हाई रैंक में अगर देखा जाए तो वो 40 से 50% तक उनका लगभग पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है अकबर के समय में। वैसे कह सकते हैं दोस्तों कि चूँकि भारत का प्रशासन चलाने के लिए उन्हें भारतीय लोगों की सहायता की ज़रूरत थी। बड़ी संख्या में जो भारतीय लोग थे वो प्रशासनिक जिम्मेदारियों में अकबर के साथ मिलकर के काम मतलब प्रशासनिक जिम्मेदारियों को समझते थे। इसलिए अगर भारत के प्रशासन को ठीक ढंग से चलाना तो यहाँ के लोकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी था। इस बात को, इस दूरदर्शिता को समझते हुए अकबर ने बड़ी संख्या में अपनी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स में उसने हिंदू मनसबदारों और सरदारों को शामिल किया था।
एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि अकबर के नवरत्नों में दोस्तों 9 नवरत्नों में 4 जो थे वो हिंदू ही थे दोस्तों, जैसे राजा बीरबल, इसके अलावा दोस्तों राजा तानसेन, इसके अलावा दोस्तों राजा टोडरमल और राजा मानसिंह। ये 4 लोग जो हैं वो हिंदू बिरादरी से ही या राजपूत बिरादरी से ही आते थे। तो ये कहना कि मुग़लों के समय में ऑफिसर्स की संख्या काफ़ी कम थी, ये गलत है, क्योंकि दोस्तों औरंगज़ेब के समय तक आते आते, अकबर से लेकर के औरंगज़ेब के समय तक आते आते ये संख्या लगभग 33% तक पहुँच गई थी। इस प्रकार दोस्तों एनसीईआरटी के जो ये दिए गए तर्क हैं वो पूरी तरीके से तथ्यात्मक गलतियां हैं दोस्तों, इसे समझने की ज़रूरत है। आइए कुछ और चीज़ों को भी समझते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और बात कही गई है कि मुग़लों ने मुग़ल क्रूर शासक थे, ओके, जिन्होंने कि बड़ी संख्या में मंदिरों को ध्वस्त किया, या फिर दोस्तों ये कहा गया है कि मुग़लों ने क्रूरता दिखाई। मंदिरों को ध्वस्त किया और क्रूरता दिखाई। दोस्तों इन सारे तथ्यों को ना बहुत ही ज़्यादा पहली नज़र से या बहुत ही विश्लेषणात्मक नज़र से समझने की आवश्यकता है कि क्या मुग़लों ने वास्तव में मंदिरों को तोड़ा, या फिर वास्तव में दोस्तों मुग़ल दुनिया के सबसे क्रूर शासकों में से एक थे। इस बात को यहाँ पे समझने की आवश्यकता है। और इस बात को दोस्तों इस तरह से समझ पाएंगे कि अगर इसके लिए आपको अपना एक क्रिटिकल अप्रोच, या फिर यूँ कहें कि अपना एक ऐसी समझ विकसित करनी होगी जो कि वृहद विश्लेषणात्मक अप्रोच पर आधारित है। दोस्तों ये सही बात है कि मुग़लों ने कुछ न कुछ मंदिरों को तोड़ा था दोस्तों। बाबर ने भी कुछ मंदिरों को तोड़ा था। बाबर के ऊपर दोस्तों इल्ज़ाम है इस बात का कि उसने बाबरी मस्जिद का तोड़ा था, बात सही है, यानी कि राम जन्मभूमि का मंदिर जो दोस्तों उसने तोड़ा था। इसके अलावा और भी कुछ मंदिरों को तोड़ने का आरोप अकबर के ऊपर दोस्तों कुछ मंदिरों का तोड़ने का आरोप लगता है। या फिर दोस्तों ये भी कहा जाता है कि अकबर ने, मुग़ल जो है क्रूर थे, जैसे कि बाबर ने बड़ी संख्या में लोगों की हत्या की। अकबर ने दोस्तों चित्तौड़गढ़ पे हमला करके करीब 30,000 राजपूतों की हत्या कराई और इसके बाद फतहनामा जारी किया। अकबर ने दोस्तों इसके बाद फतहनामा जारी किया। बाबर ने जो है अकबर ने दोस्तों हेमू को मार करके गाजी की उपाधि धारण करी थी। तो ऐसे बहुत सारी बातें ऐसी दिखाई जाती हैं कि मुग़ल क्रूर थे, या बाबर से लेकर के अकबर और औरंगज़ेब ने बहुत सारे मंदिरों को ध्वस्त किया है दोस्तों। ये बात एकदम करेक्ट है, ये बात एकदम सही है, और इसको आपको इस तरह से समझने की ज़रूरत है। ये सही बात है दोस्तों कि मुग़लों ने मंदिरों को ध्वस्त किया था और बहुत सारे नरसंहार का भी परिचय दिया था, और भारत में कई सारे लोगों को मारा पीटा था दोस्तों। ये बात एकदम सच है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ये घटनाएं केवल मध्यकालीन भारत में हो रही थी, या दोस्तों इसके पहले भी भारत में ऐसी चीज़ें हुई थी? निश्चित रूप से दोस्तों ये घटनाएं कोई नई नहीं थी, और इस प्रकार की क्रूरता या इस प्रकार के मंदिरों का डिस्टॉर्शन या मंदिरों को तोड़ना, या दोस्तों मंदिरों को या फिर धर्मस्थलों का परिवर्तन करना, ये कोई मध्यकालीन भारत में नई बात नहीं थी। ये प्राचीन काल से चलती आई थी, और आधुनिक काल तक, मराठा 18वीं शताब्दी तक ये चीज़ें भारत में बनी रहीं। जब तक भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित नहीं हो गया तब तक ये परंपराएं चलती रहीं। वास्तव में दोस्तों ये सारी विशेषताएं, क्रूरता या धर्मांतर या जो धर्मस्थलों का रूपांतरण, ये राजतंत्र की विशेषता है दोस्तों, ये राजतंत्र की विशेषता है। अगर हम प्राचीन भारत के इतिहास को उठा करके देखें तो हमें ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जहाँ पे लोगों ने दोस्तों मंदिरों को, धर्मस्थलों का धर्मांतरण किया और व्यापक स्तर पर नरसंहार को परिचय दिया। जैसे दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के बारे में आपने पढ़ा होगा कि पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट करा दिया था और हज़ारों बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं करवा दी थी। उसी प्रकार से दोस्तों
राजतरंगिणी किताब में 11वीं शताब्दी की दोस्तों जो किताब है राजतरंगिणी में लिखा हुआ है, राजतरंगिणी में लिखा कि हर्ष नाम के एक शासक ने मंदिरों को तोड़ने के लिए विशेष अधिकारी को नियुक्त किया था। ओके, इसी प्रकार मराठे जब टीपू सुल्तान के एरिया में अटैक करते थे तो उन्होंने श्रीरंगम का मंदिर था दोस्तों, एक श्रीरंगम मंदिर को उन्होंने तोड़ करके उसे ध्वस्त कर दिया था, जिसे बाद में टीपू सुल्तान ने अपने पैसे से या अपने व्यक्तिगत कोष से उसका निर्माण करवाया था। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं जहां पे मंदिरों को तोड़ा जाता था। उसी तरीके से मुगलों ने दोस्त, जहाँ तक क्रूरता की बात है तो ऐसे प्राचीन काल में सैकड़ों उदाहरण देखने को मिलते हैं जहाँ पे प्राचीन काल के शासकों ने बहुत सारी क्रूरता का परिचय दिया। जैसे इतिहास में एक राजेंद्र चोल नाम के इतिहासकार हैं जिनके करंडई अभिलेख से पता चलता है कि उन्होंने दोस्तों मानेखेट पे अटैक करके, चालुक्यों के मानेखेट पे अटैक करके वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को जला दिया था, मार दिया था और बड़े बच्चों को दोस्तों नष्ट कर दिया, उनकी हत्याएं करा दी थी। वास्तव में दोस्तों इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये सारी की सारी विशेषताएं राजतंत्र की विशेषताएं हैं, है ना। इतिहास की सही समझ हम तभी रख सकते हैं जब हम उस काल में जाकर के उस समय की परिस्थितियों को समझें। राजतंत्र में क्रूरता करना और विक्ट्री साइन के तौर पे धर्मस्थलों का रूपांतरण कराना, यानी कि बौद्ध विहारों को मंदिरों में तब्दील कर देना, जैन विहारों को मंदिरों में तब्दील कर देना, ओके, ये आम बात थी। उसी तरीके से एक राज्य जब दूसरे राज्य पे अटैक करता था तो दूसरे देश की जनता के अंदर भय पैदा करने के लिए, दूसरे राज्य की जनता में भय पैदा करने के लिए उन पे अटैक करता था, उनको मारता पीटता था, ओके, जिससे कि जनता विरोध न करे और आसानी से उनकी हार स्वीकार कर ले और वो अपना प्रभुत्व स्थापित कर ले। तो दोस्तों क्रूरता और धर्मस्थलों का धर्मांतरण कोई नई बात नहीं थी दोस्तों, ये प्राचीन काल की परंपरा में शामिल है और यही चीज़ें दोस्तों मध्यकालीन भारत में भी देखने को मिलती है। कुछ उदाहरण यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। इसके बावजूद भी दोस्तों मध्यकालीन भारत के शासक हमेशा इस बात को समझते रहे कि भारत में अगर शासन करना है तो उन्हें भारतीयों के दिलों पर राज करना पड़ेगा। इल्तुतमिश सल्तनत काल का वो पहला शासक था जिसने ये बात कही कि अगर हमें भारत में इल्तुतमिश का दोस्तों बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि भारत में कोई भी साम्राज्य सच्चे अर्थों में इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता, यानी कि अगर हमें भारत में शासन करना है तो हमें जवाबित परंपरा पे शासन करना पड़ेगा, यानी कि हमें जन भावनाओं को, स्थानीय भावनाओं को, जनता की भावनाओं को समझ करके शासन करना पड़ेगा। हम पूरी तरीके से यहाँ इसे इस्लामिक या शरीयत का राज्य नहीं बना सकते। और लगभग कुछ एक दो शासकों को अगर छोड़ दिया जाए मध्यकालीन भारत में, जैसे फिरोज तुगलक या सिकंदर लोदी या औरंगज़ेब, जो कि पहले से भी बदनाम है और जिसे पहले भी की एनसीईआरटी में भी बदनाम शासक के रूप में ही रखा गया है, तो कोई भी शासक ऐसा देखने को नहीं मिलता जिसने कि बड़े स्तर पर कोई ऐसा प्रयास किया हो जो जन भावनाओं के विपरीत हो, जबकि सभी शासक जनता की भावनाओं को समझते हुए ही शासन करने की कोशिश करते थे। शरीयत में साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत की जहाँ भी शरीयत का शासन होगा वहाँ पे दारुल इस्लाम बनाया जाएगा। लेकिन औरंगज़ेब को छोड़ करके और एक दो और शासकों को छोड़ करके शायद ही किसी मध्यकालीन शासक ने भारत को प्योर दारुल इस्लाम बनाने की कोशिश की हो। सभी ने भारतीय जनता और स्थानीय पब्लिक के कंसिस्टेंसनेस को ध्यान में रख करके ही अपने शासन को स्थापित किया था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी आपने सुना होगा कि उसने कहा कि उलेमा और शरीयत क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं वही करूँगा जो मुझे राज्य के हित में मुझे लगेगा कि राज्य के हित में सर्वोपरि है, जो मेरा दिल कहेगा कि क्या सही है, मैं वही स्टेप उठाऊंगा, मैं उलेमा और शरीयत को नहीं जानता। तो इस प्रकार से दोस्तों केवल मुगलों को ये साबित करना कि वो क्रूर थे या मंदिरों को विध्वंस किया था, ये गलत है। क्योंकि दोस्तों अगर मंदिरों को विध्वंस करता औरंगज़ेब तो आज भी भारत में जितने भी दक्षिण भारत के जितने भी बड़े मंदिर हैं
या उत्तर भारत में जितने भी बड़े मंदिर हैं दोस्तों ऐसे ही अस्तित्व में बने हुए हैं। होता यह था दोस्तों कि उस समय में कुछ और भी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ये समझ लीजिए कि ये जो मंदिरों पे अटैक या जो धर्मांतरण या जो धर्मस्थलों पे दोस्तों अटैक किया जाता था उसके पीछे धार्मिक मकसद से ज़्यादा दोस्तों राजनीतिक मकसद होता था। जैसे कि मथुरा के केशव राय मंदिर पर औरंगज़ेब के द्वारा इसलिए अटैक किया गया क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाट विद्रोह का केंद्र बन गया था। दोस्तों ये अटैक ठीक उसी तरीके से था जैसे कि दोस्तों स्वर्ण मंदिर पर इंदिरा गांधी जी के द्वारा एक्शन किया गया, या फिर जैसे परवेज़ मुशर्रफ के द्वारा पाकिस्तान में दोस्तों लाल मस्जिद पर अटैक किया गया था। यह ठीक उसी प्रकार की कार्रवाई के रूप में समझा जाना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो दोस्तों धर्मस्थलों का रूपांतरण होता था वो उसका धार्मिक उद्देश्य से ज़्यादा कहीं राजनीतिक उद्देश्य होता था, जिसे समझने की आवश्यकता है। दोस्तों मुग़ल शासक अगर इतने ही क्रूर होते तो 1857 तक अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं हुई कि वो मुग़लों को यहाँ से हटा सकें दोस्तों। ओके, 1857 तक किसी न किसी रूप में मुग़ल यहाँ पे शासन बना रहा, सिंबॉलिक तौर पे ही बना रहा। 1857 के विद्रोह में जब बहादुर शाह ज़फ़र के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि आपने ब्रिटिश शासन के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी की है, तब जाकर के इस शासन को यहाँ से समाप्त किया गया या हटाया गया दोस्तों। लेकिन 1707 में और अंग्रेज़ों ने भारत को जीत लिया था, लेकिन उसके बाद भी 150 साल तक मुग़ल शासन भारत में बना रहा। दोस्तों ये वही था कि मुग़लों का किस प्रकार से रूपांतरण हुआ कि वो बाबर जिसने कि दोस्तों ये कहा, जिसने कि हिंदुस्तानियों पर हमला किया या फिर हिंदुस्तान को जीता था, वो मुग़ल थे जिन्होंने कि आगे चल करके हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया था। शायद यही वजह है कि मुग़ल पूरी तरीके से यहीं के होकर के रह गए थे दोस्तों। और शायद यही वजह है कि जब एक बड़ी फेमस घटना है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह में जब मेजर हडसन ने बहादुर शाह ज़फ़र जो कि जंजीरों से जकड़े हुए थे, जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और उनके ऊपर जब अभियुक्त बनाया गया, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि 1857 की कॉन्स्पिरेसी के लिए आप जिम्मेदार हैं, और उसने व्यंग में एक शेर कहा कि दम दमे में दम नहीं है, जान मांगो खैर की, खैर मांगो जान की, ए ज़फ़र ठंडी हुई अब शमशीर हिंदुस्तान की। ये मेजर हडसन का स्टेटमेंट है कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ए ज़फ़र ठंडी पड़ी अब शमशीर हिंदुस्तान की। तब उन्होंने जवाब दिया कि जब तलक गाज़ियों में जब तलक बू है ईमान की। गाज़ियों यानी कि हिंदुस्तानियों से मतलब है कि गाज़ियों में जब तलक बू है ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और दोस्तों ये वही बहादुर शाह ज़फ़र हैं कि जब जिन्हें इस अपराध के तहत जब उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस जो रंगून में बिता रहे थे अपने सरज़मीन के लिए, उनके अल्फाज उनके शेर में झलकते हैं जब उन्होंने कहा कि कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी मिल न सकी कुएं यार में। तो ये वो मुग़ल थे जिन्होंने कि अपने अंदर भारतीयता को शामिल किया और भारतीय ताउन में, और मुग़लों का दोस्तों भारतीय ताउन में पूरी तरीके से स्थापित था, जो कि उनके स्मारकों, उनके भवनों में दिखाई देता है। दोस्तों अंततः हम लोग निष्कर्ष को समझेंगे कि निष्कर्ष इसका क्या होगा। तो दोस्तों निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि देखिए एनसीईआरटी की पुस्तकों में मैं वही बात फिर से कहूँगा दोस्तों कि इतिहास का पुनर्लेखन ज़रूरी है, और इतिहास में ऐसे सभी लोगों को यथेष्ट सम्मान मिलना चाहिए जो अनसंग हीरोज़ हैं, जिन्हें अभी तक जगह नहीं मिली है, उनको भी इतिहास में ज़रूर जगह मिलनी चाहिए, या इतिहास में ऐसी चीज़ें ज़रूर हटा देनी चाहिए जो इर्रेलेवेंट हैं, जिसका हमारा भारतीय संस्कृति से बहुत कुछ लेना देना नहीं है, हमारे भारतीय समाज से लेना देना नहीं है, या जो इर्रेलेवेंट हैं उसे ज़रूर हटा दिया जाना चाहिए। इस बात का हम सभी समर्थन करते हैं। लेकिन दोस्तों इतिहास में इस प्रकार की चीज़ें हटाना जो हमारी समन्वित संस्कृति के विरोध में है,
या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें डालना कि जो बच्चों के लिए भ्रामक है। आइए दोस्तों समझते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या होगा, यानी कि अब तक की जो चीज़ें हमने पढ़ी उसका निष्कर्ष क्या है। तो दोस्तों निष्कर्ष ये है कि इतिहास में जो बदलाव किया गया है उसमें निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें स्वागत योग्य हैं। जैसे ऐसी चीज़ें जो कि रटने की चीज़ें हैं या जो चीज़ें टीचर्स के बगैर भी समझी जा सकती हैं, किसी और स्रोत में पढ़ी जाती हैं, उन चीज़ों को निश्चित रूप से हटा देना चाहिए और बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बोझ कम करके उनके अंदर व्यवहारिक ज्ञान और फिर प्रैक्टिकल ज्ञान का विकास करने की चीज़ों का या उसका अप्रोच बढ़ाया जाना चाहिए। ये निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य है। इसके अलावा दोस्तों इतिहास के ऐसे नायकों को जिन्हें अभी तक इतिहास में सही जगह नहीं मिली, उन्हें न्याय नहीं मिला, उन्हें शामिल करना बहुत ज़रूरी है। ओके, और निश्चित रूप से जो भारतीय राजवंश हैं, जिन लोगों ने अगर दोस्तों वियतनाम ने अमेरिका को हरा करके इतिहास में अपनी जगह बनाई है, जो एक छोटा सा राष्ट्र है जिसने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को हराया, तो हमें भी दोस्तों उन नायकों को, जैसे राणा प्रताप जैसे जो नायक हैं, या फिर पृथ्वीराज चौहान जैसे जो नायक हैं, या फिर शिवाजी जैसे नायक हैं जो कि, या सिख नायक जो कि जनता की आवाज़ को उठा रहे थे, या जैसे जो जाट नायक थे दोस्तों जो जनता की आवाज़ को उठा रहे थे और एक बड़ी सत्ता से संघर्ष कर रहे थे, निश्चित रूप से उन्हें इतिहास में जगह देने की ज़रूरत है। उनका सम्मान किया जाना ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों हमें ऐसी चीज़ें भी बच्चों को ज़रूर पढ़ाना है जो हमारे सुलह कुल की संस्कृति, हमारी सामाजिक संस्कृति के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मध्यकालीन भारत के इतिहास को पूरी तरीके से रिमूव कर देने का मतलब है कि हम उस भक्ति आंदोलन को बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे जिन्होंने कि दोस्तों भारत के धार्मिक चेतना की भावना को ही बदल दिया था, जो भारत का सबसे लंबा चलने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है। इसके अलावा दोस्तों हमारा सबसे बड़ी खुशी की बात है दोस्तों कि हमारा जो इतिहास है वो बहुत ही समृद्ध है। ओके, वो सुलह कुल की संस्कृति से भरा पड़ा हुआ है। अगर हम एक ऐसा इतिहास अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से हम एक बड़ा ही खूबसूरत और एक विकसित राष्ट्र और एक सुंदर राष्ट्र बना सकेंगे और एक सुंदर भविष्य का सपना देख सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।